Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के ऊपर। इंडिया आगे के एक साल में किस तरीके से ग्रो होगा, जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगी उसकी, और जो जियो पोलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बिटवीन रशिया और यूक्रेन, उसका इम्पैक्ट इंडिया के इन्फ्लेशन रेट्स पे क्या होगा, इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट ऑन सप्लाई डिपेंडेंट सेक्टर्स पे क्या होगा, एंड इम्पैक्ट ऑन एफडीआई एंड एफआईआई। ये पूरे जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसलिए बोल रहे हैं हम। पहली बात तो यूक्रेन और रशिया की वार हो रही है, ये ज्योग्राफी अभी अफेक्टेड है। यहाँ से जो भी इंडिया को सप्लाई आना है वो सप्लाई अभी नहीं आ रही है, ये ज्योग्राफी के वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। प्लस पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है बिकॉज लॉट ऑफ कंट्रीज आर पुटिंग सैंक्शंस ऑन रशिया, और रशिया से कोई भी कुछ लिए तो उनके ऊपर भी सैंक्शंस बना रहे हैं। जो पॉलिटिक्स ये ज्योग्राफी रिलेटेड चल रही है, ओके, यूक्रेन और रशिया की ज्योग्राफी के रिलेटेड जो पॉलिटिक्स भी चल रही है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, ऑल ऑफ दीज वी आर गोइंग टू स्टडी। अलॉन्ग विद दैट हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि ये दो कॉन्सेप्ट है क्या। दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर अवर कॉन्सेप्ट, उसके बाद में हम पढ़ेंगे उसका इम्पैक्ट एक्सेट्रा, प्रॉपरली आप समझ सकेंगे अब। ठीक है, लेट अस गो अहेड। ये हमारा आर्टिकल है इन द हिंदू न्यूज़पेपर। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, कब वार ख़त्म होती नहीं पता है, और कितने सैंक्शंस लगेंगे रशिया पे नहीं पता है, सैंक्शन कब लिफ्ट करे जाएंगे ये भी नहीं पता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं कब मॉडरेट हो जाएंगे वो भी नहीं पता है। तो इतने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में इंडिया की ग्रोथ किस तरीके से रहेंगी, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, एक ज़माने में अपने मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, रंगराजन। ठीक है, इन्होंने ये पूरा आर्टिकल दिया है। राइट, पहली बात ये समझेंगे हम कि हमें ग्रोथ क्यों चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मैंडेटरी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मैंडेटरी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का बढ़ना। अगर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ेंगे तो इंडिया में सप्लाई ऑफ मटेरियल्स कम नहीं रहेंगी, सबको सप्लाई मिल जाएंगी मटेरियल्स की, जो भी है पेन पेंसिल रबर शार्पनर कैमरा एक्सेट्रा सब मिल जाएगा और आराम से एफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएगा। सो प्रोडक्शन ज़रूरी है, प्रोडक्शन से ही हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्शन से ही इलेक्ट्रिसिटी हम सबको दे सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट से भी हम हाउसिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट आई से इज़ ऐसे ही मटेरियल्स हो, मिनरल्स हो, माइनिंग रहो, इससे प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्रोडक्शन करने के वजह से ये सब भी डेफिनेटली प्रोड्यूस होंगे और ये किसी ना किसी बिजनेस में काम आएंगे। नॉट ओनली दिस, प्रोडक्शन के वजह से ओके एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने की वजह से लाइवलीहुड सिक्योरिटी रहेगी। ओके, एंड इससे क्या होगा, पावर्टी में जो भी है वो पावर्टी के बाहर आएंगे। राइट, ये पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नथिंग बट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी इन द सेंस कि इकोनॉमी में इनोवेशन होना चाहिए, इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, और अलॉन्ग विथ सोशल सोसाइटी में ये सब भी देखना चाहिए, स्टैंड ऑफ लिविंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, ऑल ऑफ दिस। ये पूरे कब पॉसिबल है, ये पूरे पॉसिबल है जब हमारे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट नॉट वाइस वर्सा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट इकोनॉमिक ग्रोथ इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, फाइन, लेट अस गो अहेड। अभी देखेंगे हम ये रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी है क्या, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है। ओके, एक बात आप याद रख लीजिए, कभी भी रियल और नॉमिनल जीडीपी आप पढ़ते हैं तो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज बेस ईयर। बेस ईयर गवर्नमेंट फिक्स करती हैं। ओके, 2011 चल रहा है, 2011 से 12 हमारा बेस ईयर है। अगर हमारी जीडीपी कैलकुलेट करना है, ओके, तो बेस ईयर का भी इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू नो व्हाट इन्फ्लेशन कितना है। इसके बारे में मैं बताऊंगा, पहले आप ये समझिए कि बेस ईयर गवर्नमेंट चूज़ करती है और वो बेस ईयर के
बेसिक इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट अबाउट जीडीपी। अभी हमारे पास दो तरह की जीडीपी की हम बात करें हैं। एक तो है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है अभी जो जो भी बाजार में बिक रहे हैं आइटम्स, ओके, वो कैमरा रहो, टू व्हीलर रहो, फोर व्हीलर रहो, डब्बा रहो, बॉक्स रहो, अलमीरा रहो, क्लोथ्स रहो, ओके, माइक्रो ओवन रहो, कुछ भी रहो, ओके, जो भी मार्केट में बिक रहे हैं उनके प्राइसेस पूरे अगर हम ऐड कर लेते हैं, राइस व्हीट सब जो भी बिक रहे हैं, अगर हम उनके प्राइसेस ऐड कर लेते हैं, आफ्टर एडिंग दैट प्राइसेस जो भी वैल्यू आती है हम बोलेंगे उसको नॉमिनल जीडीपी। ओके, नथिंग बट आप समझिए कि अभी हम प्राइसेस कौन से ईयर के कैलकुलेट कर रहे हैं, हम प्राइसेस कैलकुलेट कर रहे हैं अभी के ईयर के, करंट ईयर के कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। अगर जीडीपी करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट की जाती है तो हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। समझिए 2022 में एक पेन, एक रेनॉल्ट का पेन 10 रुपये में मिल रहा था, ओके, 2011 में सेम रेनॉल्ट का पेन, ओके, 9 रुपये में मिल रहा है, 9 रुपये में मिला। तो 2011 से लेके 2022 तक इन्फ्लेशन कितना हुआ, 10% हुआ। मीन्स 1 रुपया बढ़ने की वजह से 10% बोलते हैं, बिकॉज वैल्यू 10 है अपने पास यहाँ पे, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी तो है हम करंट प्राइसेस पे जो जो भी आइटम्स बिक रहे हैं वो कैलकुलेट करते हैं, सम करते हैं, वो नॉमिनल जीडीपी है। रियल जीडीपी का मतलब है अभी जितने भी आइटम्स 2022 में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2022 में जितने भी आइटम्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आइटम्स की वैल्यू 2011 में कितनी थी, वो आइटम्स की वैल्यू 11 में कितनी थी। जब हम पूरा सम करते हैं यहाँ पे और अगर यहाँ पे, तो जो भी डिफरेंस आता है वैल्यू में, ये हम बोलेंगे ये इन्फ्लेशन के वजह से आया है। ओके, ये इन्फ्लेशन के वजह से आया है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर चलिए इन्फ्लेशन उतना नहीं था बट स्टिल वैल्यू ज़्यादा आया, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। बट बेसिकली इन्फ्लेशन हुआ या नहीं हुआ हम देख लेते हैं। ओके, इन्फ्लेशन हुआ या नहीं हुआ हम देख लेते हैं, ठीक है, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी आपको समझ में आ गया। नॉमिनल जीडीपी इज अ जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस। रियल जीडीपी एक ऐसी जीडीपी है जब हम अभी के जो आइटम्स है वो आइटम्स को हम 2011 पे वो आइटम्स किस प्राइस में बिक रहे थे वो प्राइस से हम सम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रियल जीडीपी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रियल जीडीपी, ठीक है, राइट। अभी जीडीपी और जीएवीए का मतलब क्या है, जैसा कि हम अभी बोला हूं मैं कि आइटम्स जो भी करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री इज कॉल्ड एज जीडीपी, इज कॉल्ड एज जीडीपी। जो भी फाइनल अलमीरा रहो, टॉय रहो, खिलौना रहो, कुछ भी रहो, फाइनल प्राइसेस में क्या मिल रहा है, फाइनल प्राइस किसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, फाइनल प्राइस हम, ओके, बनाने के कॉस्ट को बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ मेकिंग, ओके, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ये सब होता है उसमें, प्लस गवर्नमेंट के टैक्सेस, ये पूरे मैन्युफैक्चर के पूरे पैसे निकाल के उसमें टैक्स ऐड करके जो भी बिकता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं हम। सो जीडीपी इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, जीवीए किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। सो ये दो भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मेथड्स है, जीडीपी से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, जीवीए से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के वैल्यू अलग ही आते हैं बिकॉज दोनों में भी डिफॉल्ट्स है, डिफेक्ट्स है, एरर्स है, ठीक है, दोनों के वैल्यू सेम नहीं आते, वो एक डिटेल लेक्चर होता है, आप देख लेना, ठीक है। जीवीए का मतलब क्या है, जीवीए का मतलब है कि हर स्टेज में कितना वैल्यू ऐड हो रहा, टोटल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू, टोटल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू। लेट सपोज एक शर्ट बनाने के लिए, एक शर्ट बनाने के लिए मुझे पहले उससे पहले डाइंग करना होगा, पैटर्न डिज़ाइनिंग करना होगा, ठीक है, उसके बाद में उससे पहले मुझे स्टिचिंग करना होगा, उससे पहले मुझे क्लॉथ लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 100 रुपये का क्लॉथ 200 रुपये में बिका, 200 रुपये जो 100 रुपये बनाने 100 रुपये हुए क्लॉथ के, बट वो बंदा बेचा है 200 रुपये में, ओके, 200 रुपये में कौन ख़रीदा, स्टिचिंग वाला ख़रीदा, और वो बेचा है डाइंग वाले को 300 रुपये में, ओके, 300 रुपये में डाइंग वाला ख़रीद के उसमें वो बेचा कितने में, शर्ट कंज्यूमर को 400 रुपये में, ठीक है। तो हर स्टेज में क्या हुआ, वो 100 रुपये अपने कॉस्ट लगा के बेचना शुरू करे, तो यहाँ पे 100 रुपये एक्स्ट्रा हुए, यहाँ पे 100 रुपये एक्स्ट्रा हुए, यहाँ पे 100 रुपये एक्स्ट्रा हुए, ठीक है। तो अभी पूरे मिला के कितने हुए, टोटल वैल्यू कितना हुआ, 400, टोटल वैल्यू कितना हुआ, 400, 400 में बिका। इंटरमीडिएट वैल्यू कितना है, 1 2 3 -300, -300, ठीक है।
तो अभी कितना आया 100 रुपये। 100 रुपये क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ हर स्टेज में। 100 रुपये का क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ हर स्टेज में। दिस इज कॉल्ड एज GVA मेथड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, GVA मेथड। ओके, इसको हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको ऊपर ऊपर बोल दिया हूँ सो दैट आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाए कि किस तरीके से GVA कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ज़ीरो था, क्लॉथ को जब बनाने के लिए ये 100 रुपये भी कैलकुलेट करने हैं। ओके, 100 रुपये हम कैलकुलेट कर लिए हैं। उसके बाद में टोटल वैल्यू 400 है माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू, माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू। इंटरमीडिएट वैल्यू कितनी है, 100, 200, 300, 300, 400, 500, 600। ओके, सो पूरी वैल्यू कितनी है, इंटरमीडिएट 600। टोटल वैल्यू इज हाउ मच, ओके 400 रुपये में बेच रहा है वो, 600 रुपये में इंटरमीडिएट वैल्यू है, तो 200 रुपये एट दी एंड। दिस इज व्हाट वी विल गेट, राइट। यस, दिस इज कॉल्ड एज GVA मेथड। तो इसको हम डिटेल में फिर कभी पढ़ लेंगे, बट अभी इस तरीके से याद रखिए कि वैल्यू एडिशन हर स्टेज में कितना है वो कैलकुलेट किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। वैल्यू एडिशन हर स्टेज में कितना है वही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, राइट। लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ेंगे हम। आर्टिकल में एक्चुअली है क्या, न्यूज़ में क्या आया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, पहले हम बोलते थे इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिसेंटली उन्होंने एक GDP का डेटा रिलीज़ किया है Q3 का। Q3 का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पहला क्वार्टर नहीं होता है, बिकॉज फिजिकल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, बजट ईयर में अप्रैल, मई, जून ये पहला ईयर है, पहला क्वार्टर है, पहले ईयर का, फिजिकल ईयर का पहला क्वार्टर है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये दूसरा क्वार्टर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीसरा क्वार्टर है। जनवरी, फरवरी, मार्च ये चौथा क्वार्टर है। तो हम हैं मार्च में, 2021 से 2022 का फाइनेंशियल ईयर के मार्च में है, तो स्टिल हम लास्ट ईयर का ही फाइनेंशियल ईयर में है। तो Q3 का डाटा आया, इसका मतलब है दिसंबर तक का डेटा रिलीज हुआ है। और ये क्वार्टर में हम कितना करेंगे, जिसको बोलते हैं एडवांस एस्टीमेट, भी रिलीज हो चुके हैं। एडवांस एस्टीमेट मीन्स ये 3 महीने में कितना करेंगे और Q3 का कितना डेटा आया, ये दो की रिपोर्ट आई है फ्रॉम दी NSO। और क्या हुआ, पोस्ट कोविड-19 द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ ऑल्सो बीन डिस्टर्ब। पहली बात तो कोविड के वजह से इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब हुई थी, उसके ऊपर ये जो यूक्रेन और रशिया के वॉर के वजह से और ज़्यादा ये रिकवरी इकोनॉमी की थोड़ी बहुत बैकसीट कर चुकी हैं, राइट। हमें अभी पूरा नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं, पूरा नॉर्मल हमारी इकोनॉमी नहीं आई है। तो ये दोनों के बारे में आज चर्चा होगी। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे, और NSO के जो कि एडवांस एस्टिमेट्स है, ये एस्टिमेट्स क्या है, क्या हम अचीव कर सकते हैं इनके एस्टिमेट्स और नॉट, दैट इज व्हाट पूरा लेक्चर हमारा ये दो टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, राइट। ग्रोथ परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे उतनी खास नहीं रही है इंडिया की लास्ट फिजिकल ईयर में। ओके, कोविड-19 के वजह से ऑलरेडी आपको मालूम है 2020 में मार्च में कोविड आया था। ओके, अभी भी चल रहा है। तो 2020 और 21 में कोविड के वजह से रियल GDP -6.6 हो गया था, GVA भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया था रिस्पेक्टिवली। मतलब हम ग्रो ही नहीं हुए, हम रियल GDP रहो या GVA रहो, इन दोनों में भी पहली बात 100 आइटम्स प्रोड्यूस करते थे, यहाँ पे 94 हो गए और ये इसके हिसाब से 96 हो गए। ओके, तो माइनस में ही चले गया, अपना प्रोडक्शन आउटपुट उतना नहीं आया है बिकॉज ऑफ कोविड। ओके, अभी NSO का नया एडवांस एस्टीमेट आया है, इसके हिसाब से रियल GDP और GVA ग्रोथ रेट 8.9 और 8.3% रेस्पेक्टिवली से ग्रो होंगे। क्या ये ग्रो होंगे हम, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ओके, 2020 और 21 में तो माइनस में चले थे, 21 और 22 में गवर्नमेंट कहती है कि 8.9 और 8.3 बढ़ेंगे अपन, क्या ये हो पाएगा? ओके, इतना इंप्रूवमेंट होने के बाद में भी ओके GDP थोड़ा बहुत ही ग्रो हुई है, नॉट सिग्निफिकेंट, मेगर ग्रो हुआ है। 147 लाख करोड़ था 2000 कितना था, 145 लाख करोड़ था 2019 में। 19 और 20 में अपनी पूरी GDP का साइज कितना था, रियल GDP का साइज कितना था, 145 लाख करोड़। और 2021-22 में 147, सिर्फ 2 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं माना जाता है, ये बहुत मीडियोकर, बहुत मॉडरेट इंक्रीज है। ठीक है, तो 2020-21 में इस तरीके का अपना परफॉर्मेंस रहा है विथ रिगार्ड टू रियल GDP एंड GVA, और आगे का इस तरीके से का रहेगा बोल के ऑलरेडी द NSO की रिपोर्ट आई चुकी है। और इम्प्रूवमेंट कितना हुआ ये भी हम देख लिए, इम्प्रूवमेंट ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। ओके, NSO GDP data highlights that the nominal GDP growth rate at 19.4%,
ओके, इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। ओके, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है, अभी के जो प्राइसेस पे ग्रोथ निकाली गई है आइटम्स के प्राइसेस पे, जो 19% जो ग्रोथ हुई है, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ओके, रियल जीडीपी से अगर कंपेयर करते गए तो इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का लेट सपोज हमेशा रहा है नॉर्मल, इन दोनों का डिफरेंस, इन्फ्लेशन डिफरेंस रहा है लेट सपोज 6% या 5% इंक्रीज हुई है, बट ऑटोमेटिकली 19.4% जंप होना नॉमिनल जीडीपी में, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए बहुत ज़्यादा तक जंप मिला अपने को नॉमिनल और करंट प्राइसेस पे। सो ये हो सकता है कि बेस इन्फ्लेशन रेट की वजह से हुआ है। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई शुड टेक द नोट ऑफ इट एंड शुड सी दैट इतना इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, राइट। तो डाउट है अपने को 19.4% ऐसा कैसा ग्रो होता नॉमिनल जीडीपी, हमेशा तो इतना जंप तो नहीं हुआ था रियल जीडीपी से कंपेयर करते हुआ, सडनली इतना जंप होने का कारण क्या है? तो ये मालूम हुआ कि ये कारण है इन्फ्लेशन। ठीक है, राइट। सो डिमांड तो इंक्रीज हुई है पिछले 2020 से लेके 2021 का अगर देखेंगे तो डिमांड तो इंक्रीज हुई, लोग ज़्यादा डिमांड करे हैं, बट इतना भी ज़्यादा नहीं करे हैं कि जो इकोनॉमी में चेंज लेके आए। प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देखो ये ग्रो हुए हैं ओनली 1.2 एंड 2.6%, बहुत ही कम परसेंटेज में ग्रो हैं। प्राइवेट फाइनल बोल तो अपना यू एंड मी, हमारा जो एक्सपेंडिचर हम कंज्यूम करने के लिए करें हैं, वो 2020 में अगर देखें तो 2020 और 21 और 22 में अगर हम कंपेयर करें तो 1.2% ही ग्रो हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट या मशीनरी में रहो या मूवेबल या रिमूवेबल एसेट्स में रहो, ओके, सिर्फ 2.6% ग्रो हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? हमारी जो इकोनॉमी रिवाइवल है ये बहुत स्लगिश है, बहुत स्नेल पेस पे है, स्लगिश है, स्नेल पेस पे। डोमेस्टिक डिमांड भी ज़्यादा नहीं चल रही है। ऑन द आउटपुट साइड, ये तो डिमांड साइड हो गया, अभी आउटपुट साइड, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड रहो, ट्रांसपोर्ट रहो, ये सेक्टर्स बहुत इफेक्ट किए गए हैं, बिकॉज ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कॉन्टैक्ट सर्विसेज में आते हैं, जिससे आपको कॉन्टैक्ट होना पड़ेगा लोगों से। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि बस में बैठे तो आपके बाजू ही कोई और रहेगा। सो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में कॉन्टैक्ट सेंसिटिव सेगमेंट्स है ये। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है। ओके, रिमेंड बिलो इट्स करस्पॉन्डिंग लेवल, 2019 में जितना अच्छा था उससे और ही कम आया है 2020 और 21 में, राइट, रिमेंबर दिस पॉइंट। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ज़्यादा ग्रोथ कुछ नहीं हुआ है। ओके, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रो ओनली 1.9%। तो यहाँ पे देखो 4 इंडिकेटर्स दिए गए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ खास ग्रो नहीं हुआ है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कुछ खास ग्रो नहीं हुआ है। ओके, एंड आउटपुट साइड में भी ओके, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेगमेंट में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है, अलॉन्ग विद दैट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। ये 4 जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं बताया गया है, इसलिए हमारा ग्रोथ का एस्टिमेशन, रियल जीडीपी ग्रोथ, ओके, क्या हुआ था? -20.3% था फर्स्ट क्वार्टर में, ये कम हुआ है, 5.4% ही ग्रो हुआ है। ओके, और रियल जीडीपी ग्रोथ ऑल्सो फेल डाउन फ्रॉम 18.4% टू 4.7, तो यहाँ पे भी कम होना, यहाँ पे भी कम होना। तो आर्टिकल ये अज्यूम करता है कि इंडिया 7% से ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकती। ओके, और ये 7% भी ग्रो होना 2022 टू 2023, 2021 टू 2022, ये 7% भी ग्रो होना मुश्किल ही दिख रहा है, बिकॉज यूक्रेन और रशिया के जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसकी वजह से ये 7% भी आना मुश्किल है। दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। ठीक है, अभी क्रूड अपसर्ज, ऑयल प्राइसेस बढ़ने से उसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे? ओके, पहली बात तो अब ये रख के चलेंगे अपन, $75 पर बैरल। ओके, अपने को एक बैरल ऑफ ऑयल अपने को $75 में मिल रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आरबीआई के रीसेंट एस्टिमेट के हिसाब से ओके, अगर अगर ये 75 जाके 10 रुपये ज़्यादा इंक्रीज होता है, इंक्रीज ऑफ 10 रुपये 85 बैरल होता है, तो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रिडक्शन होगा 0.27% या 27 बेसिस पॉइंट बोलिए, और इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा 0.40% या 40 बेसिस पॉइंट बोलिए, दो भी एक ही है। हमेशा याद रखिए 100 बेसिस पॉइंट मीन्स 1%, 50 बेसिस पॉइंट मीन 0.50%, तो इस तरीके से देखा जाता है। अगर
अभी 75% बैरल चल रहा है, अगर ये 10 डॉलर एक्स्ट्रा हो जाता पर बैरल, तो अपना जीडीपी का रिडक्शन 27 बेसिस पॉइंट होगा और इन्फ्लेशन 40 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। सो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है क्रूड ऑयल प्राइसेस के वजह से। एंड अगर 100 रुपये इंक्रीज हो जाता है, 75 जाके 25 बैरल इंक्रीज होता है, लाइक 100 बैरल हो जाता है, देन अपने को जीडीपी ग्रोथ का रिडक्शन होगा 0.7% और इन्फ्लेशन भी 1% ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी तो 40 बेसिस पॉइंट है, 0.4% है, इन्फ्लेशन विल बी हायर दैन 1%। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से क्रूड के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ते जाएंगे, उस तरीके से प्रोडक्शन कम भी होगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। प्रोडक्शन कम भी होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वेरी वेरी कॉमन थिंग हियर, बिकॉज जब ज़्यादा से ज़्यादा अगर महंगे में आप ऑयल खरीदते हैं तो आपको वो वर्कआउट नहीं होता है बिजनेस मॉडल, आपको प्रॉफिट्स उतने आप नहीं ले सकते हैं, तो एक्सपेंशन कम होगी, आउटपुट भी कम होगा, राइट। फाइन। इन्फ्लेशन प्रेडिक्शन क्या है? ओके, इफ द अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है 7%, ओके, और सीपीआई इन्फ्लेशन एट 5%, अगर ये दो होते हैं, ओके, देन रिवाइज्ड अगर रिवाइज क्रूज ऑयल प्राइसेस अगर हम देखते हैं तो वी विल अचीव व्हाट 6.3 ग्रोथ रेट एंड इन्फ्लेशन 6%। ओके, अभी जो बेसलाइन इन्फ्लेशन है, अभी जो बेसलाइन इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है उसके हिसाब से, ओके, अभी जो प्राइसेस क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी जो चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अपना ग्रोथ होगा 7%, इन्फ्लेशन होगा 5%। अभी जो प्राइसेस क्रूड के चल रहे हैं, अगर समझो क्रूड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, अज्यूमिंग दैट क्रूज प्राइसेस विल इंक्रीज, देन हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी, 6.3 हो जाएगी 7 से, और 5% से इन्फ्लेशन बढ़े जाएगा 6%। द इम्पैक्ट और भी हायर हो जाएगा, ओके, इफ द मार्जिन ऑफ इंक्रीज इज एनहेंस। अगर जितना जितना डॉलर बढ़ते जाएगा उतना उतना इंडिया को इकोनॉमिक में ग्रोथ में रिडक्शन होते जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा। इफ द प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज, इंपोर्टेड कमोडिटीज ऑल्सो इंक्रीज, द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट विल बी मोर हायर, ठीक है, राइट। इम्पैक्ट ऑन फिस्कल, अगर जितना क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे गवर्नमेंट के ऊपर उतना ही बर्डन पड़ेगा, बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने के वजह से इंडस्ट्रीज पे और कंज्यूमर्स पे ज़्यादा, उनके इनकम पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ये इफेक्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए इंडस्ट्रीज वाला को क्या करेगी, उनको सब्सिडीज देगी, इंसेंटिव्स देगी, और अपने को भी क्या करेगी, 2-3 रुपए कम करेंगे पेट्रोल में, तो ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट के जाएंगे फ्रॉम दी एक्सचेकर। सो जीडीपी जो ग्रोथ अभी जो 2022 और 2023 में निर्मला मैडम में जीडीपी का ग्रोथ फोरकास्ट रखा है 11.1% तक। ओके, अगर रिवाइज रियल ग्रोथ कंपोनेंट 6.3% है, इन्फ्लेशन कंपोनेंट 6.5% है, नॉमिनल जीडीपी अपने को आएगी 13% तक आएगी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो। तो 11% से ज़्यादा ही आएगी, 11% से ज़्यादा ही आएगी। अगर हम एक टैक्सेस ज़रा ज़्यादा बनते हैं लोग और 1% टैक्सेस हमारे इंक्रीज होते हैं, तो अपने को 3.2 लाख करोड़ ज़्यादा इजाफा मिलेगा अपने रेवेन्यूज़ में। ओके, अगर there will be increase in some components of commodities like prices of petroleum products including petrol and fertilizers increase हो जाते हैं, ओके, तो गवर्नमेंट का भी पैसा बहुत ही चले जाता है in order to give out subsidies, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो गवर्नमेंट को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर, फर्टिलाइजर कंपनीज में जो भी डीजल और पेट्रोल चल रहे हैं तो उनको भी सब्सिडीज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फ़ायदा होगा यहाँ पे वो फ़ायदा निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम बैलेंस हो जाएगा ये। सो गवर्नमेंट ये देखना चाहिए कि जितना भी बाहर क्रूड ऑयल प्राइसेस में सर्ज हो रहा है, जितना भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उनके सब्सिडीज़ के बराबर हुआ तो ही बस है। सो सब्सिडी और क्रूड ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन ये एक सीक्वेंस में, एक लीनियर फॉर्म में रहे तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड, इससे ज़्यादा हुए तो सही नहीं है, राइट। अभी डिप्रिशिएटिंग रुपी, इम्पैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल इन रशिया और इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के इन्वेजन के वजह से रुपी का भी डिप्रिशिएशन होगा। ओके, इंडिया की पहली बात तो करंट अकाउंट बैलेंस वर्स होते जा रही है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल मंगाते जा रहे हैं, जितना हम डिमांड करेंगे उतना रुपी की वैल्यू कम होते रहेंगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ेंगी। ओके, और जिस तरीके से सैंक्शंस लगाए हैं रशिया में, रशिया ज़्यादातर ऑयल दे नहीं सक रहा है, ओके, इस वजह से अपना इंपोर्ट बिल दूसरे कंट्री से बढ़ते ही जाएगा, ठीक है।
A study by RBI in 2019 has estimated हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होगी 10 डॉलर पर बैरल. इंक्रीज इन क्रूडल प्राइसेस टू बी नियरली 0.5% ऑफ जीडीपी. जितना भी क्रूडल प्राइस इंक्रीज होगा ओके वो प्राइस वो वैल्यू ऑफ मनी कितना रहेगा 0.5% ऑफ जीडीपी. बहुत ह्यूज अमाउंट है. 10 बैरल रहा तो ये नौबत आ गई. अगर 25 रुपये बैरल $25 बैरल रहा तो 1% हो जाएगा अपना करंट अकाउंट डेफिसिट. करंट अकाउंट डेफिसिट जब $10 पर बैरल है तो 0.4% ऑफ जीडीपी है. अगर ये डॉलर डॉलर ऑफ पेट्रोल अगर 25 पर बैरल हो जाएगा देन हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 1% तक चले जाएगा. ओके अकॉर्डिंग टू आरबीआई प्रोफेशनल फोरकास्टर सर्वे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट मे बी कमिंग इन द एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस प्रोफेशनल फोरकास्टर सर्वे. सेबी, आरबीआई, लाइक दैट दे मे आस्क. सो योर आंसर विल बी व्हाट आरबीआई लिखना आप. ठीक है. सो आरबीआई का प्रोफेशनल फोरकास्टर का एक सर्वे है. इसमें इन्होंने ये बताया है कि कैड रहेगा 1.9% इन 2022 से 2000 आगे के फिजिकल ईयर में कैड रहेगा 1.9%. अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही बढ़ेंगे ये अप टू 2.9% तक जाएगा. क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से ये अप टू 2.9% तक जाएगा. ठीक है. अभी सप्लाई साइड में क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं. पहली बात बिकॉज ऑफ रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से ऑलरेडी सप्लाई में प्रॉब्लम्स आते हुए दिख चुके हैं और उस वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ चुका है कंपनीज का. ठीक है. और जो भी heavily dependent on petroleum products है companies that wants petrol like fertilizer रहो, आयरन रहो, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सब इंडस्ट्रीज को ज़्यादा पेट्रोल चाहिए. अगर इनके सप्लाई में कुछ ना बॉटलनेक्स आने के वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा आउटपुट कम हो जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ हार्म हो जाती है. ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू स्विफ्ट ऑल्सो, क्योंकि स्विफ्ट के नेटवर्क से रशिया को निकाल दिए हैं. देयर विल बी डिसरप्शन इन ट्रेड फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन. सो यूक्रेन और रशिया से पैसे देना, वहाँ की कंपनी से हम तेल खरीदना, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा. राइट. बिकॉज वो स्विफ्ट नहीं है, पेमेंट कैसा करे. हाउएवर हमारी जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज रिलेटिव टू इंडियाज ओवरऑल इंपोर्ट्स आर लिमिटेड. हम इतना ज़्यादा इनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते नहीं है. आर्टिकल्स का, फूड ग्रेन्स का, ऐसा कुछ ज़्यादा इंपोर्ट करते नहीं है. तो हमारी इफेक्ट तो लिमिटेड रहेंगी बट हमारे फाइनेंशियल फ्लोज ज़बरदस्त इफेक्ट हो जाएंगे. ओके. ये भी देखा गया है इम्पैक्ट ऑन एफडीआई एंड एफआईआई फॉर नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं. जब कोई बाहर के इन्वेस्टर्स अपने कंपनीज, अपने डोमेस्टिक कंपनीज के शेयर जब खरीदते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ओके. नेट क्यों बोल रहे हैं. इंडियंस भी बाहर के कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं और बाहर वाले इंडिया के कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं. तो 100 करोड़ यहाँ पे गए, 200 करोड़ यहाँ पे आए, तो हमारा नेट क्या रहेगा 100 करोड़. राइट और रॉन्ग. यस. सो नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये भी डिक्लाइन. ओके. आउटफ्लोज मीन्स बाहर चले गए, ज़्यादा बाहर चले गए, 6.3 बिलियन ज़्यादा चले गए हैं. ठीक है. और नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके एक फैक्ट्री लगाना, एक कंपनी लगाना या इंडस्ट्री लगाना, एक एसेट बनाना. ओके. दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नेट क्यों बोल रहे हैं. अगेन वेरी कॉमन. टाटा, बिरला, अंबानीज, गायकवाड्स एक्सेट्रा, ये लोग भी बाहर उनके कंपनीज एस्टेब्लिश करते हैं और बाहर वाले इंडिया में भी करते हैं. तो इनका जब प्लस और माइनस करते हैं तो क्या हुआ, हमारा नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ है. ओके. फॉलिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड बट ऑल्दो हैव रिमेन पॉजिटिव. ओके. कम तो हुआ है मगर नेगेटिव में नहीं गया है. 20% बनना था तो 15% बढ़ा है. ओके. बिकॉज ऑफ व्हाट, यूक्रेन एंड रशियन वॉर. ठीक है. अभी एडमिनिस्ट्रेटिव वेलफेयर डायलेमा क्या है. पॉलिसी मेकर्स को ये देखना चाहिए कि जो भी हायर प्राइसेस हो रहे हैं पेट्रोल के, ये पेट्रोल का बटन जो हायर प्राइसेस है ये कौन से हैं. ये कंज्यूमर्स से हैं या इंडस्ट्रियल यूजर्स से हैं जो बना रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से हैं या गवर्नमेंट से. किसके ऊपर ये बटन डालना है, गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है. अगर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर डालते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सब्सिडीज देना पड़ेगा. अगर ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं तो वो अगर डिक्रीज करते हैं पेट्रोल के, डीजल के प्रोडक्ट्स, तो उनके फाइनेंसेस इफेक्ट हो जाएंगे, तो उनके वेलफेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर ये बटन डालते हैं कंज्यूमर्स के और इंडस्ट्रियल के ऊपर, तो कंज्यूमर्स के ऊपर डाले तो उनका कंजम्पशन डिमांड कम हो जाएगा, इंडस्ट्रियल के ऊपर डाले तो उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा. सो बेसिकली ये बहुत बड़ा डायलेमा है गवर्नमेंट के सामने कि किसके ऊपर डाले ये बटन.
अगर ग्रोथ इज टू बी रिवाइव, अगर ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना है, मैक्सिमम अटेंशन शुड बी गिवन टू सपोर्टिंग ग्रोथ, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इनपुट विथ ए व्यू टू इम्प्रूव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे आर्टिकल में रंगराजन ये कह रहे हैं कि कंजम्पशन, लोगों का कंजम्पशन बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो। और इंडस्ट्रियल इनपुट्स, जो भी इंडस्ट्रियल में यूज होते जो इनपुट्स है, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, ये इनपुट्स में कॉस्ट कम से कम उनको लगना चाहिए, सो दैट वो ज़्यादा रीप करें प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाएं। सो दिस द गवर्नमेंट हैज़ टू स्ट्राइक ए appropriate balance among these option. This is all about today's lecture. Have a nice day. Bye bye, take care.